नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट सीरीज़ लेकर के आता हूं, जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिवता धर्मिता। दोस्तों, अब हम रेडियो एक्टिवता धर्मिता के बारे में जानेंगे कि कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कब होता है। ठीक है, तो देखिए, अस्थायी नाभिक द्वारा लगातार अल्फा, बीटा, गामा विकिरण का उत्सर्जन होना ही रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक है, अब मैंने बोला अस्थायी, तो कोई भी तत्व अस्थायी कब होता है, इसकी भी एक अलग कंडीशन है। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको सारा डिटेल्स में बताऊंगा कि कोई भी तत्व अस्थायी तब होता है जब उसके न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है 1.55 से अधिक होता है। ठीक है, तब जाकर के कोई भी एलिमेंट्स जो होता है अस्थायी होता है। अच्छा, जब हम रेडियो सक्रियता के बारे में बात किए और ख़ास करके क्यूरी साहब के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इनको क्यूरी कपल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? क्यूरी कपल। एक मिनट, क्यूरी, अब बोलिए क्यूरी कपल क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने रेडियम के ऊपर इन्होंने काम किया था। ठीक है, और उसी समय से इनको क्यूरी कपल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, क्यूरी, क्यूरी क्या है? क्यूरी एक यूनिट भी है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3.62 इंटू 10⁻10 वैक्यूरल। वैक्यूरल, अब देखिए, वैक्यूरल भी एक यूनिट है। ठीक है, वैक्यूरल क्या है? तो रेडियो सक्रियता की खोज की बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा जाए तो 1896 ईस्वी में हेनरी वैक्यूरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है, अब मैं लिख करके तो नहीं, लेकिन मैं ऐसी बता देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि वैक्यूरल क्यों आया, क्यूरी के यूनिट में वैक्यूरल कैसे आता है। ठीक है, तो जब भी रेडियो सक्रियता का जो क्षय दर होता है वो थोड़ा सा कमते रहता है, जब भी अल्फा, बीटा, गामा, जब एलिमेंट्स एक साथ जब विकिरण उत्सर्जन करते हैं तो उसमें क्षय दर होता है, और एक क्षय दर बराबर होता है एक वैक्यूरल। यानी एक सेकेंड में, एक मिनट में आपको लिख के बताता हूँ, एक सेकेंड में जो क्षय दर होता है, एक सेकेंड प्रति क्षय दर इक्वल टू होता है 1 वैक्यूरल। मैं डिटेल्स में एकदम जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, वैक्यूरल होता है। अब एक वैक्यूरल हो गया, और जबकि आप रदरफोर्ड को किस तरह से जानते हैं? रदरफोर्ड क्या है? एक यूनिट है। ये तो साइंटिस्ट हैं ही, ये सब जानते हैं, इन्होंने नाभिक की खोज करी थी, लेकिन रदरफोर्ड साइंटिस्ट के साथ साथ एक यूनिट है जिसका वैल्यू होता है 10⁶ क्षय दर। ठीक है, तो अब देखिए, रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 10⁶ क्षय दर। एक मिनट, 10⁶ क्षय दर। ठीक है, जब क्षय दर होता है तो इसके बराबर क्या होगा? 10⁶ वैक्यूरल भी तो होगा, क्योंकि एक वैक्यूरल बराबर एक क्षय दर होता है। अब यहीं से निकल के आता है क्यूरी, तो क्यूरी का वैल्यू होता है 3.62 इंटू 10⁻10 वैक्यूरल। ठीक है, तो आप इतना चीज़ें आपने मेरे चैनल के माध्यम से सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको
अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी को। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो ये सारी चीज़ें कब अस्थाई होती है, क्यों अस्थाई नहीं होती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है 1.5 से अधिक होगा तभी कोई भी एलिमेंट्स जो है वो अस्थाई होगा। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, और उसका दूसरा कंडीशन भी एक और है अस्थाई होने का कि परमाणु संख्या 82 के बाद के जितने भी स्टार्ट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अस्थाई है। लेकिन हाइड्रोजन एक अपवाद है। हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, तो टाइट्रियम एक अपवाद है जो परमाणु संख्या 1 रखते हुए भी, हाइड्रोजन के पास तो परमाणु संख्या 1 है, ठीक है, ड्यूटेरियम के पास 1 2 3 है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 बच जाता है, 2 भागे 1 बराबर पूरा 2 बच जाता है। तो ये रीज़न है कि हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है वो अपवाद में एक अस्थाई एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ठीक है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक मैंने चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है दाब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता की। देखिए, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। ठीक है, और एक फ्लक्स आएगा आगे में, सेट में आएगा, चलिए मैं उसको भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशि है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि, और मैंने पिछले सेट में बताया था, चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि उसका दाल MSc से आता है। अब देखिए, इसमें सारे के सारे जो अदिश राशि है वो आते हैं। देखिए, ऊ से हो गया ऊर्जा, सा से हो गया समय, का से हो गया काम, ठीक है, दा से हो गया दाब, ला से हो गया लंबाई, ठीक है, एम से हो गया मास यानी द्रव्यमान, एस से हो गया स्पीड, और सी से हो गया करंट, और आ से हो गया आयतन, और ता से हो गया तापमान। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें जानने के बाद अब आपको अदिश राशि में कभी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। क्या नहीं है समय का मात्रक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? तो दूरी की। ठीक है, दूरी की मात्रा है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज मापने की यूनिट है। हर्ट्ज मापने की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन डी, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, और हर्ट्ज को डिनोट किससे करते हैं? Hz। ठीक है, मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या है? 20 किलो Hz से लेकर के 20,000 किलो Hz तक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो सही आंसर है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें? डायोप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल की बात करी है। ठीक है, तो सही आंसर है डेसिबल। देखिए, वायु में ध्वनि को ही तो नापते हैं। डेसिबल क्या है? साउंड सिस्टम को मापने का यंत्र है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर जो है वो क्या मापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी विद्युत धारा। और देखिए ऊपर में मेरे से मिस्टेक हो गया है आंसर टाइपिंग में, मैंने आंसर तो सही बताया लेकिन इसको कट कर लीजिएगा, इसका डी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? बीमीय सूत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बल एवं दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द्रव्यमान। अब देखिए मैंने पहले भी बताया द्रव्यमान जिसमें मास आता है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो मास है वो क्या है? अदिश राशि है, तो एलिमिनेट तो आपने कर लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? तो सही आंसर है ऊर्जा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। देखिए मैं ये भी बताऊंगा जब मैं फिजिक्स की क्लास कराऊंगा जिसमें थ्योरी होगा, तो मैं बताऊंगा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न परिणाम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है सी द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। भार बदल जाते हैं, नोट ध्यान में रखिएगा कि भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान जो उसका है वो सामान्य का सामान्य ही रह जाता है, ठीक है। जैसे एक लीटर की कोई केन है, ठीक है, सपोज करो ये 1 लीटर का है, तो ये रहेगा 1 ही लीटर का, लेकिन इसके अंदर जो 1 लीटर लिक्विड सपोज कर लीजिए कि भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो ये जल की जो मात्रा है ये कम जाएगी, भार कम जाएगी। ये हो सकता है कि ये 900 ग्राम हो, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम हो, लेकिन ये लीटर जो है ये बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, ठीक है। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक के आचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोणीय गति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक का तीसरा नियम, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। क्या होते हैं उसको? एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं, यानी क्रिया के विपरीत क्रिया। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आपने किसी भी चीज़ के ऊपर, सपोज करो एक दीवार है और इसके ऊपर आपने एक छोटा सा बॉल मारा, तो ये दीवार पे टच होने के बाद वापस इसी दिशा में आता है, इसलिए क्योंकि जिस गति से आप इधर की ओर फोर्स लगाते हैं उसी गति की ओर इधर से एक फोर्स जेनरेट होता है जो इस चीज़ को ढकेलता है इधर की ओर, ठीक है। तो लगता है कि मुझे आप समझ गए होंगे इतना से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा आती है? तो गति के पहले नियम से, ठीक है, बल की परिभाषा आती है। बल की परिभाषा क्या है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करे, ठीक है, ला दे या लाने की चेष्टा करे। तो इसी परिभाषा से न्यूटन के पहले
गति का नियम भी रिलेट करता है। वो कैसे? न्यूटन का पहला गति का नियम क्या है? नियम है कि कोई भी वस्तु को आप तब तक परिवर्तन में नहीं ला सकते हैं जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित हो। ठीक है, तो सेम है ना, आप चेष्टा करने की कोशिश कर रहे हैं बल लगा करके, और वहाँ पे है कि जब तक आप बल लगा करके उसकी स्थिति को परिवर्तन ना ला दें, तो बात तो बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूटन के जो पहले नियम है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी पृथ्वी द्वारा पैरों से आरोपित बल पर आरोपित बल के द्वारा। ठीक है, जैसे घोड़ा का जो टाप होता है, सपोज करो ये घोड़ा का टाप है, तो ये जो ज़मीन पे जाता है तो ज़मीन के साइड से भी एक फोर्स जनरेट होता है और वो ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि घोड़े के पाँव को ऊपर की ओर धकेलता है और घोड़ा आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, ये क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जड़त्व का नियम वहाँ पे भी हो सकता है। क्यों? जड़त्व का नियम ही तो है, जैसे हम लोग विराम की अवस्था में हैं या फिर गति की अवस्था में हैं, तो जब गाड़ी गति की अवस्था में होती है तो हमारा पूरा बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो गति की दिशा में होता है, और जब अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम विराम की अवस्था में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन के तीसरे नियम। ठीक है, नहीं गलत है, तीसरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आप रख लीजिए, न्यूटन के एक्शन एंड रिएक्शन, हाँ तीसरा नियम। ठीक है, तीसरे नियम के अनुसार होता है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो इसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी बोला जा सकता है, संवेग संरक्षण। ठीक है, इस सिद्धांत पे भी काम करता है। ठीक है, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्राम जड़त्व, क्योंकि वो मूवमेंट में होता है, अचानक से रुक जाता है। ठीक है, या फिर विराम की अवस्था में होता है और अचानक से चलने के बाद वो गति में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो धन्यवाद। अब तक मैंने कभी नहीं कहा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।